इज फाइन नाउ। बेटा इस पर अपेरेंट डेप्थ पे हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, राइट? है ना, कि कर लिए थे? या ये 12 सेंटीमीटर एक क्वेश्चन ये था, फाइंड द अपेरेंट डेप्थ। हाँ ठीक है। इसी तरह से कोई आपको वेलोसिटी पूछे तो क्या करोगे, है ना? इसी तरह से कोई आपको वेलोसिटी पूछे तो आप क्या करोगे, है ना? चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बेटा, ये वाला सॉल्व किया था, क्या आंसर आया था इसमें? ऊपर वाले में? यस, फर्स्ट वाले में क्या आंसर आया था? हेलो, आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, राइट? फाइंड द अपेरेंट डेप्थ एंड अपेरेंट शिफ्ट इन द फॉलोइंग केसेस। डिड यू सॉल्व? नाइस। चलिए बेटा, तो सबसे पहले मैं पहला वाला केस ले लेता हूँ। इसमें आई कहां पर है? एयर में, है ना? और ऑब्जेक्ट कहां पर है? वाटर में। तो लाइट रे कहां से स्टार्ट होती है? लाइट रे स्टार्ट होती है वाटर से, और वो डेंसर से रेरर में जा रही है। तो डेंसर से रेरर में जाती है तो ऑब्जेक्ट का शिफ्ट अपवर्ड होता है। एनी हाउ हम तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो डी डैश इज इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू वन बाय म्यू टू। म्यू वन हमेशा कौन सा होता है? जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है? तो 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4/3 डिवाइड बाय 1, तो लिखने की जरूरत नहीं उसको, 9 सेंटीमीटर, राइट? और कितना शिफ्ट हुआ? तो डेल्टा डी इज इक्वल टू डी माइनस डी डैश। तो आप डायरेक्टली बोलोगे 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज द अपेरेंट शिफ्ट। और इस वाले केस में तो डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू वन बाय म्यू टू। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है? डेंसर मीडियम में तो है आई, और रेरर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, तो म्यू वन की वैल्यू अभी 1 हो जाएगी और म्यू टू की वैल्यू अभी 4/3 हो जाएगी। जहां ऑब्जेक्ट रखा होता है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन होता है, ठीक है? तो 12 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 4/3, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अपेरेंट शिफ्ट हो जाएगा डेल्टा डी इज इक्वल्स टू डी माइनस डी डैश। ऐसे कर लो आप। तो इसका मतलब 16, आप यहाँ पर क्या लिख लोगे? मॉड ऑफ 12 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 4। क्लियर? आंसर इज 4 सेंटीमीटर। ओवर। क्लियर? अच्छे से समझ आया? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? या, वेरी नाइस। ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ पर एक चीज लिख लेते हैं। अपेरेंट अपेरेंट वेलोसिटी, ठीक है? अपेरेंट वेलोसिटी। अब अपेरेंट वेलोसिटी क्या होता है? मुझे एक बात पता है क्या यार? अपेरेंट डेप्थ के लिए लिख लेते हैं डी अपेरेंट इज इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू रिलेटिव। और बेटा हम लोगों को पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं ना सॉरी वी अपेरेंट इज इक्वल्स टू वी एक्चुअल डिवाइड बाय म्यू रिलेटिव। किसी को कोई प्रॉब्लम इस फॉर्मूला में? बोलो दोस्तों। नो, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर? यस सर। यस। तो बेटा अच्छी इसको कॉपी करो जल्दी से, ठीक है? और अपर पार्ट की बात करें तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था, जिसका सोल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना? या, तो बस इतना सा है, जल्दी से ये दोनों चीज कॉपी कर लो। या अपर पार्ट पार्ट भी अभी क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको, है ना? सॉल्यूशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओनली। यस, डू इट फास्ट। ये दोनों चीजें जल्दी से लिख लो। म्यू रिलेटिव क्या होता है सबको पता है, म्यू वन बाय म्यू टू, ठीक है? जल्दी से नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, है ना अभी?
सर आपने डिवाइडेड बाय टी की है एपरेंट वेलोसिटी निकालने के लिए। डिवाइड बाय टी नहीं टी बेटा, ये म्यू है, म्यू। टी क्यों करूंगा? हमने देखो, वहां पर वेलोसिटी डायरेक्टली गिवन होती है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पर म्यू लिखा है, बस म्यू रिलेटिव, ठीक है। नहीं नहीं, डेप्थ के फॉर्मूला से बोल रहा हूँ। हाँ, डेप्थ जैसे डी होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होता है वेलोसिटी, ठीक है। यस सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है, बट ठीक है, हम समझ सकते हैं यहाँ पर। सर आपने वो फॉर्मूला डिराइव कैसे किया, ये वाला कौन से फॉर्मूला से बेटा यही किया, तो मतलब बता है रहा किया? हूँ, लेट से एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन म्यू रिलेटिव, ये तो है अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, है ना। मैं दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट कर लूं क्या? यस, इसको मैं लिख सकता हूँ वी डैश इज इक्वल टू वी अपॉन म्यू रिलेटिव। आई बात समझ, इस तरह से डिराइव किया है, ओके। अच्छा, आपने म्यू रिलेटिव सेपरेट छोड़ दिया वैसे। बेटा म्यू रिलेटिव तो कांस्टेंट है ना, तो उसका तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे ही नहीं, ठीक ओके है। सर। नोटेड ऑल ऑफ यू। चलिए, क्या हम आगे बढ़े? Yes. एक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है कि बर्ड है, बर्ड तो हमेशा हवा में उड़ता है, तो ये हवा में उड़ रहा है, और इसका ध्यान एक मछली पर है। मछली बोले तो फिश, ओके। और बेटा म्यूट करो खुद को, आपके बैकग्राउंड में कुत्ते भौंक रहे हैं। Yep. अब देखिए, एक ही डायग्राम बनाना काफी, क्यों दो डायग्राम बनाना, हाँ एक से ही काम हो जाएगा, यस। बेटा जस्ट पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 12 सेंटीमीटर है, और ये भी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर है फिश, ठीक है। तो फिश पानी के अंदर है, और about the about the other medium. ऑब्वियसली बेटा दोनों हवा में तो नहीं हो सकते, तो फिश इज इनसाइड द वाटर, क्लियर। ये वाटर है, No, sir. What is that? Bird. हाँ दिस इज बर्ड, Yeah. Okay. दिस इज वाट, या दिस इज एयर, और नीचे वाटर। वाटर का म्यू सबको पता है कितना होता है, 4/3। एयर का म्यू कितना होता है, 1, ठीक है। देखो, ये जो लाइन दिख रही है ना, दिस इज वाटर सरफेस। वाटर सरफेस, वाटर सरफेस से 12 सेंटीमीटर ऊपर है बर्ड, एंड 12 सेंटीमीटर वाटर के अंदर डेप्थ पर है फिश, ठीक है। अब ये बर्ड जो है, ये नीचे की तरफ चल के आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ बर्ड आपको गिवन है, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 12 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड डाउन साइड। और इसी तरह से जो फिश है, फिश की वेलोसिटी है अपर डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ फिश इन अपर डायरेक्शन इज 12 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन इज नंबर वन, फाइंड नंबर वन डिस्टेंस ऑफ फिश observed by the bird, observed by the bird, first question. Second, distance of bird observed by the fish, observed by the fish, by the fish। अब बेटा एक दूसरे से डिस्टेंस है यहाँ पर, है ना। या नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ बर्ड ऑब्जर्व्ड बाय द फिश, एंड लास्ट
velocity of fish observed by bird. Velocity of fish observed by the bird. ठीक है, चारों क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन ट्राई करो, जल्दी से आंसर फाइंड करो, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जस्ट ट्राई दिस. क्लियर? डेटा भी इजी वाला ही दिया है मैंने आपको, तो बहुत जल्दी से सॉल्व So करते can हैं. you show up, Papa? लास्ट क्वेश्चन, ओके, मतलब ये वाला. So ऊपर वाला formula and everything, derivation. डेरिवेशन तो है ही नहीं बेटा, देयर इज नो डेरिवेशन. ओके, हेलो, Okay, sir. या दिस इज द ओनली फॉर्मूला. अपेरेंट डेप्थ का हमने लास्ट क्लास लिखा था, अपेरेंट वेलोसिटी का अभी लिखा, एंड आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन. फाइन. Yes, sir. Thank you, sir. यस. जल्दी जल्दी सॉल्व करो बच्चों. ओके, नाइस. या बेटा, स्टार्टिंग मतलब एक्चुअली ये सब इंस्टेंटेनियस है ना, तो जिस पोजीशन पर ये दिखा रखा है उसी पोजीशन पर सारा है, ठीक है, उसी इंस्टेंट पर सारा कुछ कैलकुलेट किया है. तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन. आपको बोला डिस्टेंस ऑफ फिश ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड. अभी बर्ड ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो बर्ड तो हवा में है, तो बर्ड को वाटर की सरफेस खुद से कितना दिखेगी, तो डिस्टेंस ऑफ फिश ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड, तो 12 सेंटीमीटर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये 12 सेंटीमीटर एज इट इज रहने वाला है, ठीक है. प्लस अब बर्ड देख रहा है ना, तो ये फिश जो है, ये फिश वाटर के अंदर है, तो ये वाली उसका ऑपेरेंट दिखाई देगी, तो 12 डिवाइड बाय म्यू रिलेटिव यानी कि 4/3, ठीक है. तो कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर. तो फिश को बर्ड कहाँ देख रहा है, मतलब बर्ड को लग रहा है कि फिश जो है वो उससे 21 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है. नाउ सेकेंड पार्ट, डिस्टेंस ऑफ बर्ड ऑब्जर्व्ड बाय द फिश. अब कौन देख रहा है, फिश देख रहा है. किसको देख रहा है, बर्ड को देख रहा है. तो बेटा फिश देख रही है, तो फिश को जो वाटर की सरफेस की डिस्टेंस है वो तो उतनी दिखाई देती है, तो कितनी दिखाई देगी वाटर के सरफेस की डिस्टेंस, 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर ही दिखाई देगी क्योंकि ये खुद वाटर के अंदर है. प्लस अब बाहर वाला मीडियम डिफरेंट है और उसके अंदर बर्ड है, तो उस डिस्टेंस को वो देखेगी 12 डिवाइड बाय म्यू रिलेटिव, 12 डिवाइड बाय म्यू रिलेटिव, लेकिन अभी म्यू रिलेटिव 1/4/3 होगा, ठीक है. तो ये आ जाएगा 12 + 16 यानी 28 सेंटीमीटर. बिल्कुल सही जवाब है ना, या नाइस. तो वेदांत आपके शुरू के तो दोनों आंसर सही है, उसके बाद नेक्स्ट 2 आंसर्स चेक करेंगे, ठीक है. यप, इतना तो करेक्ट है. नंबर 3. नाउ velocity of bird observed by the fish. So fish is the observer now, fish is the observer now. Okay, कोई दिक्कत नहीं है. अब वेलोसिटी ऑफ बर्ड, बेटा बर्ड दूसरे मीडियम में है ना, तो बर्ड दूसरे मीडियम में है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड वो जो डायरेक्ट, हाँ वो कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाय म्यू रिलेटिव. म्यू रिलेटिव क्या लिखोगे बेटा, 1 डिवाइड बाय 4/3. वेलोसिटी ऑफ बर्ड ऑब्जर्व्ड बाय द फिश, तो जहां पर बर्ड है वो वाला मीडियम नंबर 1 होगा, है ना, तो ये ऐसे आ गया. प्लस अब फिश खुद ऊपर की तरफ जा रही है ना,
तो आप नीचे की डायरेक्शन को यदि पॉजिटिव ले रहे हो, नीचे की डायरेक्शन को यदि पॉजिटिव ले रहे हो, तो यहाँ पर -12 क्लियर, क्योंकि फिश की जो वेलोसिटी है वो तो उतनी रहेगी ना। या तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि ये ऐड हो गया है ना, तो ये कितना आ रहा है 16 प्लस, यस बेटा कितना लिखूं मैं, 28 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर। याद, यदि मैं फोर्थ नेक्स्ट वाला लिखूं, तो बेटा जी अभी मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ फिश ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, यस दोस्तों, फिश को कौन देख रहा है अभी, बर्ड देख रहा है, तो बर्ड इज द ऑब्जर्वर, तो बर्ड के लिए जो खुद की डिस्टेंस है नीचे की तरफ वो कांस्टेंट रहेगी, और फिश जो है वो उसकी तरफ ऊपर मूव कर रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि वेलोसिटी ऑफ फिश, या दोनों को ऐड ही करना है क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। तो अब आप ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, तो वेलोसिटी ऑफ फिश, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, राइट, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो 4/3 म्यू रिलेटिव कितना होगा इसका, डिवाइड बाय 4/3 माइनस ऑफ -12, तो कितना आ रहा है अभी, यस 21 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि बेटा वो खुद भी तो चल रहा है, जो खुद जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ पड़ते हैं तो दोनों की वेलोसिटीज ऐड होती है, रिलेटिव फाइंड कर रहे हैं तो, है ना। एक दूसरे से अवे जाते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होती है, क्लियर। हाँ बेटा, सर आप वो रिलेटिव लेना। वेलोसिटी वाला एक्सप्लेन करोगे वापस प्लीज? हाँ बेटा सुनो, ये बर्ड है, बर्ड नीचे जा रहा है, ये फिश है, फिश ऊपर जा रही है, ठीक है। तो बर्ड नीचे 12 से जा रहा है, फिश भी ऊपर 12 से जा रही है। यदि लेट से ये बर्ड ऑब्जर्व कर रहा है ना, बर्ड ऑब्जर्व कर रहा है, लास्ट वाला पार्ट देख रहा है ना, फिश ऊपर जा रही है, तो फिश को ऑब्जर्व करता है कौन, बर्ड। तो बेटा बर्ड की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी 12 मीटर पर सेकेंड, लेकिन फिश ऊपर जा रही है 12 से, तो बेटा जो बर्ड को क्या लगेगा कि फिश की वेलोसिटी 12 नहीं होकर 12 डिवाइड बाय म्यू है, 12 डिवाइड बाय μ1 यानी कि 4/3 है, ठीक है। तो इतनी वेलोसिटी उसको दिखाई देगी, 12 डिवाइड बाय 4/3 इज 9 मीटर पर सेकेंड। तो बर्ड को लगेगा कि ये 9 मीटर पर सेकेंड से वाटर के अंदर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन बर्ड खुद भी तो 12 से नीचे जा रहा है ना। तो दो पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी क्या होती है, वेलोसिटीज ऐड होती है रिलेटिव फाइंड करते वक्त। 12 + 9 21। आर यू गेटिंग, यस। यस सर। तो वाटर इसी की तरह वजह से से ऊपर वाला, ऑब्जर्व वेलोसिटी ऑफ फिश इज डिफरेंट ना? यस, ओके। ठीक है। सर आपने वेलोसिटी में वो u1 u2 कैसे लिया फिर? क्या बेटा, वो अपन थर्ड में 1 बाय रिलेटिव में अपन ने 1/4/3 लिया, फोर्थ वाले में अपन ने खाली 4/3/1 लिया, ऐसे क्यों बोलता? बेटा जिसमें जिस मीडियम के अंदर ऑब्जेक्ट है ना, देखो पहले में ऑब्जेक्ट कौन था, बर्ड, है ना, और दूसरे में ऑब्जेक्ट कौन है, फिश। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मीडियम नंबर 1 होता है, और जहां पर ऑब्जर्वर होता है वो मीडियम नंबर 2 होता है, ठीक है। यस तो हम तो जानते हैं v डिवाइड बाय म्यू रिलेटिव यानी μ1/μ2 लिखना है, क्लियर। सर हम्म, सर फर्स्ट वाले जो दो सम में है उसमें जो रियल डेप्थ है फ्रॉम वाटर सरफेस वी विल सी, नो वी वोंट डू 24, वैसे करेंगे? नहीं बेटा, रियल डेप्थ, अच्छा कौन सा बोल रहे हो बेटा, जो फर्स्ट टू। फर्स्ट टू सम है हाँ नहीं उसमें। नहीं, यहाँ डेप्थ देखो आप क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ फिश ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड। तो बर्ड को फिश की खुद से डिस्टेंस कितनी लग रही है, समझ में आया, वो खुद से देखेगा, वाटर सरफेस से नहीं। नहीं ओके, नहीं सर, मैंने क्या किया, मैंने रियल डेप्थ 24 ले लिया क्योंकि बर्ड स्काई में भी है ना। नहीं बेटा वो गलत है ना, वो गलत है, क्योंकि बर्ड यदि एयर में है तो एयर का जो 12 सेंटीमीटर है वो बर्ड को नॉर्मली 12 ही दिखाई देगा, है ना, सिर्फ यस वाटर सर। के अंदर वाला मैनिपुलेट होगा, या अच्छा तो वाटर सरफेस से डेप्थ चेकिंग यस, करते हैं, ओके। सिर्फ वही अफेक्ट होगा, यस, ठीक है। सर फर्स्ट वाला समझो ना, फर्स्ट वाला डिस्टेंस वाला। हाँ
फर्स्ट वाला क्या करूं? वो फर्स्ट टू डिस्टेंस अपने फाइंड कैसे किया वो समझाना। बेटा पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस ऑफ फिश ऑब्जर्व्ड बाय द बर्ड। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? बर्ड। फिश बर्ड बर्ड फर्स्ट बर्ड क्वेश्चन। हाँ, तो बर्ड को क्या ये फर्स्ट 12 सेंटीमीटर में कोई भी डिफरेंस दिखाई देगा क्या? नहीं ना, नहीं क्योंकि बर्ड एयर में है तो एयर के 12 सेंटीमीटर एज इट इज रहेगा। लेकिन नेक्स्ट मीडियम डिफरेंट है, तो बेटा वहां पर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो फिश क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। तो बेटा ये 12 सेंटीमीटर मीटर है, तो 12 डिवाइड बाय म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव क्या है? 4/3। क्लियर? यस सर। बस, तो दोनों को ऐड कर लो तो उसको टोटल इतनी डिस्टेंस दिखाई देगी। तो सर बर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे क्योंकि बर्ड ऑब्जर्व कर रहा है ना। बर्ड ऑब्जर्वर है, यस। फिश ऑब्जेक्ट है। जहां ऑब्जेक्ट होता है वो मीडियम नंबर 1 होता है। सर थोड़ा नीचे जाओगे प्लीज। या लास्ट क्लास के नोट्स यदि बेटा अच्छे से पढ़े होंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। So can you explain the mu relative part again? म्यू रिलेटिव बेटा, म्यू रिलेटिव इज ऑलवेज इक्वल टू μ1 बाय μ2। μ1 बाय μ2, जहां पर μ1 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यानी कि मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके। और μ2 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर। समझ आया? बोलो बेटा। ठीक है Yes, ना? sir. Thank you, sir. गुड। Sir, हाँ, sir, for velocity of bird with respect to fish, the fish should like 28 meters downwards होना चाहिए ना? फिश की वेलोसिटी बेटा ऊपर की तरफ होगी। नहीं 28, the fish should observe that the bird is coming like 28 meters per second हाँ, downwards देखो की speed. वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी में दिखेंगे। ठीक है ना? मैंने तो सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड्स फाइंड किए हैं। ठीक है। हेलो। Yes, तो yes. बर्ड को दिखेगा कि फिश ऊपर आ रही है और फिश को दिखेगा कि बर्ड नीचे आ रहा है। ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ मोशन कर रहे हैं ना। डायरेक्शन तो वही दिखाई देगी, लेकिन क्या होगा यहाँ पर? जस्ट मैग्नीट्यूड्स बदल जाएंगे। बेटा सिंपल फॉर्मूलाज है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? घर पे बैठ के थोड़ी सी मशक्कत करना, अच्छे से रिवाइज करना, काम हो जाएगा। ओके। चलिए, हो गया सबका नोटेड? नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब। ठीक है, लिखिए बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब मतलब आप ये समझ लो कि एक ग्लास की स्लैब है और उससे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है ना? तो वो रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा? ठीक है, यानी कि इमेज किस तरह से दिखाई देगी? तो देखना यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक लैटरल शिफ्ट होता है। देखिए लैटरल शिफ्ट क्या होता है वो आपको समझ आएगा। तो पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए कि एक ग्लास की स्लैब है। ग्लास स्लैब समझते हो ना? पूरा ग्लास से बना हुआ एक मोटा सा, बहुत काफी मोटा सा एक ग्लास पड़ा हुआ है, ऐसे समझ लो। या
तो इसकी थिकनेस को आप टी मान लो, टी इसकी थिकनेस है। नाउ व्हाट विल हैपन, आप ये समझिए कि यहाँ पर मैंने जस्ट एक लाइन ड्रॉ की है ताकि आप लोगों को क्या है कि डायग्राम अच्छे से समझ में आए। तो एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ना। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ बेटा, ये डिफरेंट कलर में ले लेते हैं हम लोग। लेट्स से ऑब्जेक्ट इज हियर। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे स्टार्ट होती है और इस तरफ कहीं ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर किस तरफ है बेटा, दूसरी तरफ, यानी कि यहाँ इस तरफ कहीं ऑब्जर्वर है। ठीक है, वो आई हम लास्ट में बना लेंगे। या सो नाउ व्हाट विल हैपन, अ लाइट रे विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से स्टार्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइट रे को इस तरह से जाने दो। तो लाइट रे क्या होती है, किसी भी ग्लास स्लैब से, देखो ये बाहर क्या था, एयर, और अंदर क्या है, Towards ग्लास। normal. टूवर्ड्स नॉर्मल, वेरी गुड, टूवर्ड्स नॉर्मल। ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल थोड़ी सी बेंड हो गई, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई। अब वापस ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है ना। Away from अब ये normal. फिर से बेंड हो जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी कि यदि ये एंगल आई है तो ये एंगल आर होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आर होगा, तो ये वाला फिर से आई होगा। आई मीन टू से जिस एंगल से एंटर कर रही थी उतने ही एंगल पर वापस एमर्ज होगी, वापस उसी एंगल पर बाहर निकलेगी। यानी कि इंसिडेंट रे एंड द फाइनल रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल। आर यू गेटिंग? तो इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल। ये याद रखना है आपको, ये ध्यान रखना है। ओके, समझ पाए मेरी बात? यहाँ से ये ऐसे गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ओके, फिर वापस बेंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इस तरह से गई। ओके, चलिए, यदि मैं इस फाइनल रिफ्रैक्टेड रे को आगे की तरफ ऐसे बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, यदि मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाऊं तो बेटा ये इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है और इस जगह पर आकर इस मेन लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस पर ये मीट करती है। मतलब बेटा आप ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट यहाँ था, और यहाँ पर यदि दूसरी तरफ यहाँ पर यदि आई रखी हुई है तो इस आई को इमेज कहाँ दिखाई देगा, इस आई को इमेज यहाँ दिखाई देगा, ये इमेज। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब जहां पर एक्चुअल में रखा था ऑब्जेक्ट को, वहां पर इमेज नहीं दिखाई देगा, इमेज कहीं और दिखाई देगा। क्लियर? तो बेटा देखो इसकी एक्चुअल पोजीशन में देखो एक शिफ्ट आ गया, यहां से ये यहां तक पहुंच गई है ना, समझ में आया? एक्चुअल उसकी पोजीशन एंड इमेज की पोजीशन में एक शिफ्ट आया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरेंट शिफ्ट। तो इसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है? तो देखिए ये जो आपको येलो वाला दिख रहा है ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हुई, ओके, फिर जब बाहर निकल रही थी ग्लास ट्रैप से तो वो फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। तो बेसिकली पहले मीडियम एयर था, फिर ग्लास था, फिर एयर था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वी कैन से एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी सेम एज एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी कि इंसिडेंट रे एंड फाइनल रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। फाइनल रिफ्रैक्टेड रे को यदि हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्यों आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आई हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही देख पाती है। तो आई को लगता है कि जो फाइनल इमेज है ना वो इस आई वाली पोजीशन पर है। कौन सी? आई वाली पोजीशन पर। कैन यू सी दिस आई वाला पोजीशन इज द फाइनल पोजीशन, राइट? तो फिर क्या होगा, तो इमेज यहाँ दिखाई देगा। तो बेसिकली जहाँ ऑब्जेक्ट है उससे भी पास में इमेज दिखाई दे रहा है ना। तो दिस शिफ्ट इन इमेज इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। इस शिफ्ट को क्या बोलते हैं बेटा, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। गॉट इट? इस डायग्राम को नोट करो पहले। Sir, हाँ बेटा बोलो। sir, इस केस में I and R Yes. सेम कैसे आ रहे हैं? वैसे तो बेटा नॉर्मल आप खुद ही सोचो, आप यदि स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो, है ना, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो, तो बेटा ये किसी थीटा एंगल पर एंटर करता है, ठीक है? तो जब ये रिफ्रैक्ट होगा तो ये एंगल आर हो जाएगा,
तो फिर जब ये यहाँ पर देखो तो ये एंगल भी आर होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को एक यदि ये क्रॉस लाइन यदि इंटरसेक्ट करती है तो ऐसे होता है ना, बाहर yes. निकलते वक्त अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो बेटा ये फिर से थीटा होगा, कैसे? n1 sin थीटा इज इक्वल्स टू n2 sin r। अब दूसरे वाली सरफेस के लिए लगाओगे तो n2 sin r इज इक्वल्स टू n1 sin, यहाँ पर कुछ भी लिख लो, फाई। तो इसका मतलब फाई इज इक्वल टू थीटा, या इसको e लिखो, लेट्स से e इज इक्वल टू थीटा। यस और नो? Yes. So your voice is cracking. You're not audible. फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन से साफ साफ पता चल रहा है कि E इज इक्वल टू, yeah, now is it audible clearly? Yes, sir. Yes, sir, can you show that part which you raised again? बेटा मैं अब क्या बोल रहा हूँ बेटा, आप ध्यान से सुनिए। आप जानते हो कि बाहर एयर है ना? एयर से यदि ग्लास में जाएगा तो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R विल बी लेसर देन I, है ना? और जितना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उतना ही सेकंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। डू यू एग्री? एक और बार देखिए, एक और बार दिखा रहा हूँ, ठीक है? देखो ये एक सरफेस है, यहाँ पर यदि कोई लाइट, क्या कैन यू सी दिस डायग्राम? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I. Now here angle of refraction is R1. For second surface, let's say angle of incidence is R2, then angle of refraction will be E. So I can write the equation what? बाहर की तरफ कौन है? N1 ना, ये कौन है? Let's say N2, तो बाहर फिर से N1 हो जाएगा, है ना? तो N1 sin I is equals to N2 sin R1. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now N2 sin R2 is equals to N1 sin E. First equation, second equation. Okay. And we know, क्या जानते हैं हम लोग बेटा? फ्रॉम ज्योमेट्री, यानी कि दो पैरेलल लाइंस होती हैं कभी भी, और उनको एक क्रॉस लाइन यदि इंटरसेक्ट कर रही है R1 और ये R2 है, तो R1 विल बी इक्वल टू R2 ना। तो यहाँ पर we know R1 इज इक्वल टू R2। तो बेटा यदि R1 और R2 इक्वल है तो ये देखो, ये N2 sin R2 और N1 sin R1 ये क्या होंगे? ये दोनों इक्वल होंगे, है ना? तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं N1 sin I is equals to N2 sin R1 is equals to N2 sin R2 is equals to N1 sin E। क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो आप इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को उठा लो, तो N1 sin I is equals to N2 sin E। N2 से सॉरी ये N1, हाँ, N1 से N1 कैंसिल हो गया, तो I is equals to E। बेटा जी क्या आपको समझ आया? Yes, क्या sir. मेरी बात समझ पाए? सर ऊपर जाओ ना थोड़ा प्लीज। यस गुड, इससे थोड़ा ऊपर जाओ। ये रहा बेटा, ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना जैसे मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है? एक मिनट। क्लियर? बेटा नीचे डेरिवेशन जो लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। क्या करोगे डेरिवेशन लिख के? कहीं काम में नहीं आने वाला, ठीक है? आपको बस फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना है। हम N1 sin I क्यों लेते हैं बेटा? हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं ना, तो स्नेल्स लॉ में जो सबसे लास्ट, मतलब जो सबसे जहां से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, लाइट रे स्टार्ट हो रही है, वो मीडियम नंबर 1 है, क्योंकि वो एयर है और वहीं पर इंसिडेंट रे है। तो जहां पर इंसिडेंट रे होती है ना, वहां पर हमेशा मीडियम नंबर 1 होता है। ओके बेटा, आपको सिर्फ एक ही डायग्राम ड्रॉ करना है और वो ये फर्स्ट वाला है, ये वाला,
ओनली दिस डायग्राम यू नीड टू ड्रॉ। ठीक है, आपको डेरिवेशन भी नहीं लिखना है, कोई जरूरत नहीं है, जस्ट ड्रॉ दिस वाला डायग्राम, आपका काम हो जाएगा, उतना सफिशिएंट है हमारे लिए। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आया। बेटा यार देखो, एयर बीच में ग्लास आ गया और लास्ट में वापस एयर, है ना, तो जिस एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है उतने से ही रिफ्रैक्ट होगा ना, लास्ट में उतने से ही बाहर निकलेगा ना, क्योंकि फिर से एयर आ गई इसलिए। सर वो टी क्या है? व्हाट विल वी क्या? राइट एज टी टी? उसकी थिकनेस है बेटा, उसकी चौड़ाई है ना, ओके ग्लास की जो स्लैब रखी ना आपने, उसकी थिकनेस है। ओके, तो देखो ग्लास की स्लैब रखने से क्या हो गया, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह नहीं दिख के थोड़ा आगे दिखता है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। क्लियर? ये डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद सारी चीजें मैं डिक्टेट कराऊंगा आपको, ठीक है, सिर्फ डायग्राम बनाओ आप एज इट इज। तो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से होता है। डेरिवेशन नोट नहीं करना है, ठीक है, ये मैंने जस्ट प्रूव किया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और फाइनल एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल क्यों होंगे। तो बेटा वैसे तो वो कॉमन सेंस है, लेकिन जिसको डायरेक्टली कॉमन सेंस से नहीं समझ आ रहा है वो इस तरह से डेरिवेशन को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ यहाँ से, एयर से ग्लास में आई, फिर ग्लास से फिर से एयर में आ गई, तो ऑब्वियसली दोनों पैरेलल सरफेस है ना, इसलिए आई विल बी इक्वल टू ई, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है ना, एक शिफ्ट आ रहा है, तो इस ग्लास स्लैब की वजह से वहां पर ऑप्टिकल पाथ में एक डिफरेंस आ रहा है ना, या तो टी अपॉन म्यू से जो वो है थिकनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब हम यहाँ पर देखो, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम इरेजिंग दिस डेरिवेशन, आई टोल्ड यू नॉट टू राइट दिस, ठीक है, क्या मैं इसको इरेज कर दूं? हाँ बेटा सर इज इट बोलो। पॉसिबल दैट इंसिडेंट रे एक ही लाइन में हो, रिफ्लेक्ट होने के बाद में भी ऐसा? बेटा एक ही लाइन में तो कैसे होगी, बीच में, बीच में आपने ग्लास स्लैब ली है ना, तो एक लाइन के अलोंग तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है ना। हाँ यदि ग्लास की थिकनेस नेग्लिजिबल है ना, तो एक ही लाइन के अलोंग होगा, ओके। ग्लास की थिकनेस नेग्लिजिबल है, बहुत ही पतला सा ग्लास है, तब ऐसा होगा, एक ही लाइन के अलोंग होंगे, ठीक है। सर अगर इंसिडेंट रे अगर 0 डिग्री पे आया तो भी हो सकता है ना? तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है लैटरल शिफ्ट, ठीक है। टी क्या था, उस पूरे की थिकनेस थी, तो एक्चुअल में इतना उसको पाथ ट्रैवल करना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाता है, एक शिफ्ट होता है, वो कितना होता है, टी अपॉन म्यू के बराबर। तो बेटा इस चीज को आप लिख सकते हो डायरेक्टली, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टी को कॉमन ले लो, 1 - 1 अपॉन म्यू, ठीक है। तो बस आपको इतना सा फॉर्मूला आपको लिखना है कि इतने डिस्टेंस से वो शिफ्ट हो जाएगा इमेज में। आर यू गेटिंग? देखो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ये रहा ओ पॉइंट, है ना, ये वाला,
यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था, और इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज उससे आगे बन रहा है, देखो आई पर, तो ये क्या है, ये डेल्टा एक्स है ना, तो इतना उसमें शिफ्ट हुआ, तो बस इस डेल्टा एक्स की वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं, तो थिकनेस इज टी, तो ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर टी क्या हो जाएगा, टी इज द थिकनेस, थिकनेस ऑफ द स्लैब, ग्लास स्लैब। ठीक है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो वो बेटा डेल्टा टी माइनस टी बाई म्यू कैसे है वो? बेटा सिंपल सी बात है ना, आप किसी चीज को यदि इसके लिक्विड के अंदर रखा, ये डिस्टेंस यदि डी थी, तो बेटा इसका इमेज आपको कितने डेप्थ पर दिखाई देता है, तो डी बाई म्यू पर दिखाई देता है ना, डी डैश इज इक्वल टू डी बाई म्यू, पता है ना? हाँ। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो बेटा? आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ ना, एक इस चीज को देखो, ये ग्लास स्लैब है, ये यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, और ये जो है ग्लास स्लैब की थिकनेस टी है, तो बेटा यदि ये ऑब्जेक्ट यहां पड़ा होता, लेट से यहां पड़ा होता, ये यदि टी होता, तो इसका यहां से आप यहां पर यदि आपकी आई है, तो आई से ये ऑब्जेक्ट कौन सा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आपको कितनी डिस्टेंस पर दिखाई देता है, यहां से सरफेस से, तो वो आपको टी डैश इज इक्वल टू टी अपॉन म्यू पर दिखाई देता कि नहीं, टी अपॉन म्यू रिलेटिव, यस और नो? अपेरेंट डेप्थ में हमने पढ़ा था कि नहीं? हेलो, यस। तो बट बेटा जो मतलब टी थिकनेस की स्लैब है, उसके अंदर आपको इमेज की डिस्टेंस टी अपॉन म्यू रिलेटिव के बराबर दिखाई देती, कितनी, टी अपॉन म्यू रिलेटिव के बराबर। ओके, हम वैसे ही करते, कोई दिक्कत नहीं है। लेट से यदि जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस यदि डी है, ठीक है, तो बेटा ये डी में से ये टी थिकनेस किससे, ग्लास स्लैब से हो रही है ना, तो इतना पाथ इससे जो शिफ्ट होता था ना, कितना होता था, जो भी शिफ्ट होता था वो रिड्यूस हो जाएगा, यस और नो? आर यू गेटिंग? तो टी यहाँ पर थिकनेस थी, लेकिन यहाँ पर अपेरेंट जो डिस्टेंस दिखती है वो टी अपॉन म्यू दिखती है, तो जो शिफ्ट होगा वो कितना होगा, टी माइनस टी अपॉन म्यू, यानी कि इतने डिस्टेंस से इमेज जो है थोड़ी सी पास आ जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी रहेगी, तो डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू, आई से इतनी डिस्टेंस पर दिखाई देगी, जबकि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, डी, लेकिन दिखाई कितने पर देगा, डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू। क्लियर? बेटा मेरी बात समझ पाए? आप बस एक चीज देखो ना, आप इतना मत सोचो कैसे आया उसको छोड़ो, क्योंकि आपको समझ में आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसका रीजन ये नहीं है कि मतलब आप समझ नहीं सकते, आप समझ सकते हो, लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। बेटा ध्यान से देखो, वाटर के अंदर क्या होता था, रिफ्रैक्शन होता था, और उस रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता था, देखो ये टोटल डिस्टेंस लेट से डी थी, तो इस डी की वजह से कहां दिखाई देता था, डी डैश पर दिखाई देता था, और डी डैश कितना आता था, डी अपॉन म्यू, है ना, म्यू रिलेटिव। तो बेटा यहां से यहां तक शिफ्ट कितना होता था, तो वो शिफ्ट होता था लेट से डेल्टा एक्स, है ना, और वो शिफ्ट क्या लिखोगे आप, तो वो शिफ्ट आप लिखोगे डी माइनस डी डैश, यही लिखोगे ना, तो डी को कॉमन वन माइनस वन अपॉन म्यू रिलेटिव, यही लिखते थे, बोलो दोस्तों। यस हेलो, यस, अभी भी वही हो रहा है, लेकिन अभी सिर्फ टी थिकनेस है, टी थिकनेस की वजह से जो शिफ्ट होगा वो कितना होगा, टी इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू रिलेटिव, सिंपल। आई बात समझ? ये वही वाला केस है, ये वही वाला केस है, और कुछ नहीं, ठीक है? सर। हाँ सर सर बट वो तो दूसरे मीडियम में ही है ना, जो लेकिन ऑब्जेक्ट बेटा लाइट रे यहाँ पे भी तो दूसरे मीडियम से पास होके आ रही है ना, तो उस मीडियम, पर्टिकुलर मीडियम की वजह से पूरे पाथ में एक डिफरेंस तो आएगा ना। यस, अरे एक और नहीं बात सर, सुनो, लाइक वाटर वाले केस में ऑब्जेक्ट वाज इन द वाटर एंड वी ऑब्जर्व फ्रॉम एयर। लेकिन पे लाइट रे यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, ठीक है, यहाँ पर आई है, यहाँ से टोटल डिस्टेंस लेट से कैपिटल एल है, कितना है, कैपिटल एल, ओके कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये ग्लास स्लैब नहीं होती, ये ग्लास स्लैब
नहीं होती, और यहाँ पर एक कैंडल जला रखी है। ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये कितने डिस्टेंस पर दिखाई देता? एल L. पर, Yes, sir. एल पर। लेकिन मैंने क्या कर दिया, एक ग्लास स्लैब यहाँ पर रख दी जिसकी थिकनेस है टी। कितनी है? टी। क्लियर? Yes, sir. हेलो। हाँ, तो एक्चुअल में डिस्टेंस तो अभी भी एल ही है, लेकिन होता क्या है, इस पर्टिकुलर ग्लास स्लैब से पास होने की वजह से एक छोटा सा शिफ्ट आ जाता है इमेज पे। क्या आ जाता है? छोटा सा शिफ्ट इमेज में आ जाता है, ठीक है। और वो शिफ्ट को मैं लिख लेता हूं यहाँ पर डेल्टा एक्स, और उसकी वैल्यू है टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, ठीक है। ये आ गया वो शिफ्ट। तो इतने से इमेज जो है वो थोड़ा सा पास में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब इमेज की डिस्टेंस कितनी दिखाई देगी? अब इमेज की डिस्टेंस जो है ना, वो थोड़ी सी पास में इस तरफ दिखाई देगी, L ठीक है। minus delta x. या तो यहाँ पर हम लिख लेंगे L माइनस डेल्टा एक्स, इसके बराबर डिस्टेंस पर वो इमेज दिखाई देगा। अभी आपको बात समझ में आई? सर तो वो हमने टी की जगह एल नहीं लिख सकता अपन, एल इनटू नहीं, 1 - थिकनेस तो टी है ना बेटा, पूरे में थोड़े ही ना वो पानी डाल दिया हमने। हमने सिर्फ और सिर्फ इतनी सी थिकनेस, सिर्फ टी थिकनेस के लिए। तो बेटा जो भी शिफ्ट आया वो सिर्फ टी थिकनेस की वजह से आएगा, इसलिए डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू रिलेटिव। गॉट इट? बट सर हम वो अपन से पूछते ना, डी लेते थे फिर डी डैश लेते थे, क्या? जब वो डिस्टेंस। हेलो बेटा, समझ नहीं आया, आपकी वॉइस कट हो गई। सर हम लोग करते थे ना वो डी डी इंटू 1 - 1 रिलेटिव, डी तो ओरिजिनल डिस्टेंस था ना। हाँ, तो सर इसमें भी वैसा हो सकता है ना कि एल नहीं हो ओरिजिनल सकता बेटा। अरे यार, आप इतना देखो ना, जितनी चीज या जितनी लाइट रे मीडियम में पास हो रही है, मीडियम कौन? ग्लास। ग्लास से पास हो रही है, सिर्फ उस ग्लास की थिकनेस के बराबर की वजह से ही उसमें शिफ्ट आएगा, मतलब टी थिकनेस की वजह से ही शिफ्ट आएगा, बाकी को वो अफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ओके। हेलो, तो सिर्फ टी थिकनेस की वजह से ही शिफ्ट आएगा, तो इसलिए टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, ठीक है। Sir, यस बेटा, बोलो। तो हमने assume ऐसा किया है ना कि object was in the glass, तो उसमें जो shift आया है फिर हमने वो हमने नहीं, लिख मैंने दिया। तो वो सिर्फ एक तरीका बताया था कि हो क्या रहा था। अरे यार, तुम ध्यान से देखो यार। बेटा, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, आप लोग बिल्कुल भी कॉमन सेंस यूज नहीं करते हो, इसलिए आपको समझ नहीं आता है। बेटा, आप ध्यान से देखो ना, एक लाइट रे यहाँ से यहाँ तक चली x1, है ना। यहाँ से यहाँ तक थिकनेस है t, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x2, है ना। और यहाँ पर है i। तो बेटा, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है? एक्चुअल डिस्टेंस d है, वो है x1 प्लस टी प्लस x2, ये एक्चुअल डिस्टेंस है। लेकिन i को कितनी दिखती है? i को दिखती है d डैश इज इक्वल्स टू, कितनी दिखेगी अब? तो वो अब आपको दिखेगी x1, दैट इज ओके, इतनी तो आपको दिखेगी। प्लस अब ये t की वजह से क्या हो जाएगा, एक शिफ्ट आ जाएगा जिससे वो t अपॉन म्यू रिलेटिव के बराबर दिखाई देगी, इतनी दिखाई देगी, ठीक है। क्या दिखाई देगी? x1 प्लस टी अपॉन म्यू रिलेटिव प्लस x2, इतनी डिस्टेंस पर आपको दिखाई देगी। तो दोनों में डिफरेंस फाइंड करो, तो वो डेल्टा डी आ जाएगा, या उसको आप डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस निकाल लो, तो डी माइनस डी डैश, ये आपने किया, तो इससे आपको क्या मिलेगा? x1 से x1 माइनस हो गया, x2 से x2 माइनस हो गया, और ये t में से ये माइनस हुआ, तो t इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, यही आएगा ना। आ गया? Yes, sir. फिनिश? सर वही मैं बोल रहा था कि जो आपने जैसे एक्सप्लेन किया था पहले, जहाँ पे x1 लाइट रे स्ट्राइक हो रही है, हम वहाँ पे सोचे कि वहाँ पे कैंडल है, फिर शिफ्ट हो रहा है, फिर हम ऐड करके सबट्रैक्ट कर हाँ, देंगे। यस यस यस, ओके। ठीक है। आई होप अब भी सबको समझ आ गया होगा, एंड आई डोंट थिंक इससे अच्छा मैं अब समझा सकता हूँ। ठीक है, समझ आया सबको? बेटा, ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. आप चाहे तो ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, हाँ। कौन सा? ये वाली चीज आप नोट कर सकते हैं एज अ डेरिवेशन, इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? ये लैटरल शिफ्ट मिल गया, ठीक है।
तो इसमें कोई थ्योरी लिखने की जरूरत तो नहीं है, आपको समझ में आ गया ना। लैटरल शिफ्ट क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, बाकी डायग्राम से समझ में आ रहा है आपको। तो ऑब्जेक्ट जस्ट थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है, बस और कुछ नहीं। सर कैन यू शो अपर पार्ट वंस प्लीज? यस, अपर पार्ट में बेटा सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम है। ठीक है, ओके सर, मेरा थोड़ा बच गया था डायग्राम बस। ये ओके, सर ड्रॉ कर लो जल्दी से। डन सर। डन। आई जस्ट हैड टू राइट है। या आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग एक स्टार मार्क करके लिखते हैं। ये सब ड्रॉ नहीं करना था ना, ये ऐसे ही है बस। या बेटा नेक्स्ट, इफ मोर देन वन, मोर देन वन, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो मोर देन वन, या फिर n स्लैब्स ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, स्लैब्स आर प्लेस्ड। तो बेटा क्या होगा, लेट्स से यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर बहुत सारी आपने रख ली। ये फर्स्ट स्लैब, फिर यहाँ पर सेकंड स्लैब, तो ऑन इस तरह से बहुत सारी स्लैब रखी और ये nth स्लैब है। ठीक है, तो इसकी थिकनेस को आपने t ले लिया, t1 ले लो चाहे तो। ठीक है, इसकी थिकनेस t1, इसकी थिकनेस t2, सो ऑन, इसकी थिकनेस tn। यस बेटा, जब एक से ज्यादा बहुत सारी यदि यहाँ पर स्लैब्स रखी हो तो शिफ्ट कितना होगा? तो बेटा देखो, हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नेट शिफ्ट इज डेल्टा एक्स, और वो होता है फर्स्ट स्लैब की वजह से t1 इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू वन प्लस t2 इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू टू। इस तरह से सो ऑन सबको आप ऐड करते जाओ और फाइनली वन, ये tn है ना, वन माइनस वन अपॉन म्यू एन। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, नेट शिफ्ट, टोटल शिफ्ट आ जाएगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? बोलो दोस्तों, एनी प्रॉब्लम? सर हाँ बेटा। सर वो लोग हमको मतलब एक डेफिनेट नंबर देंगे ना, ऐसे हाँ बेटा, ज्यादा नंबर तो नहीं ऑब्वियसली देंगे ना, 10 या 20? नहीं देंगे, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, ओके आप सॉल्व कर पाओ ऐसा देंगे, है ना? So can't we आप सॉल्व just कर पाओ remove? ऐसा ही देंगे। ठीक है, यस So 1 minus 1 तो upon इस mu चीज को हम को कॉमन यदि ले आप ले सॉल्व सकते हैं। करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इन सब मैंने क्या किया बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सबको t1 प्लस t2 t3, यहाँ पर मैंने क्या फाइंड किया है, अपरेंट शिफ्ट ड्यू टू n स्लैब्स, यानी कि n स्लैब्स है टोटल, है ना, बहुत सारी स्लैब्स हैं। तो फर्स्ट स्लैब की वजह से जो शिफ्ट आएगा वो t1 इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू वन आएगा। सेकेंड की वजह से t2 इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू टू। इस तरह से n स्लैब्स का सबका मैंने क्या कर दिया, अपरेंट शिफ्ट को ऐड कर लिया, तो टोटल अपरेंट शिफ्ट मिल गया। दैट्स ऑल, इजी। अब मैंने क्या किया, इस इन सबको ये t1 को अंदर t2 को अंदर मल्टीप्लाई किया इस तरह से, और सब t1 प्लस t2 t3 इन सबको एक साथ ले लिया और नेगेटिव वाली सारी टर्म्स को एक साथ ले लिया, तो इस तरह से मुझे मिला। क्लियर? क्या आप मेरी बात समझ पाए? Yes. So can we यस not take mu common out? क्योंकि सब mu तो ग्लास के ही बेटा, होंगे ना। बेटा म्यू सबका अलग अलग है ना, इसलिए कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, बट सब mu ग्लास के ही नहीं होंगे। क्या बेटा? सर सारे म्यू ग्लास के हो गए हेलो, ना? हाँ लेकिन अलग अलग ग्लास के होंगे ना बेटा, मैंने बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बने हुए ग्लास लिए हैं। एक हो सकता है एक व्हाइट ग्लास, एक हो सकता है थोड़ा सा येलो ग्लास है ना, तो Oh, अलग Glass अलग can टाइप okay, के also ग्लास। have okay. glass can also have different views then. क्या बेटा? So like different, the same object can have different views. Like water can have different refractive index, like salty water and normal water. यस यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यस बेटा, करेक्ट। हाँ, अच्छा, okay.
ठीक है। तो वो म्यू रिलेटिव होगा ना कि म्यू 1 ग्लास 1 का ग्लास 2 का। हाँ, वो म्यू रिलेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एयर है ना, तो एयर का 1 होता है ना, इसलिए हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो इसको म्यू 1 आर कर सकते हो, इसको म्यू 2 आर कर सकते हो, इसमें म्यू एन आर कर सकते हो। ठीक है ना, एक्चुअली वो रिलेटिव टू एयर है, इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसे ही लिख लिया है। ठीक है, ठीक है, आया समझ? यस गुड। देखो अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा हम लोगों को, है ना। जो अपने डेल्टा एक्स का फॉर्मूला लिखा है उसमें भी म्यू रिलेटिव टू एयर ही होगा ना। हाँ हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू एयर है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि ये सिंगल फॉर्मूला था, इसलिए म्यू रिलेटिव ऐसे आप लिख लो, है ना। म्यू रिलेटिव मतलब क्या होता है? म्यू रिलेटिव तो आपको फाइंड करना आता ही है, ऑफ ग्लास डिवाइड बाय म्यू एयर, है ना। तो मतलब 1 माइनस 1 अपॉन म्यू डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन वो अपना मेजर फॉर्मूला था, इसलिए प्रॉपरली लिखा है हमने। ओके, चलिए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से सब चीजें अच्छे से समझ में आती है ना। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको अपेरेंट डेप्थ नहीं पूछ रहा हूँ, अपेरेंट शिफ्ट, सॉरी, अपेरेंट शिफ्ट नहीं पूछ रहा हूँ, अपेरेंट डेप्थ पूछूंगा। ठीक है, देखो एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के बॉटम पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ओ। यहाँ पर मैंने एक लिक्विड भर दिया यहाँ तक, उसके ऊपर फिर मैंने एक दूसरा लिक्विड भर दिया जो कि उसमें मिक्स नहीं होता, बस उसके ऊपर ही रहता है, और फिर एक और लिक्विड भर दिया जो उसके भी ऊपर रहता है। अलग अलग टाइप के ऑयल्स डाल दिए मैंने, ये समझ लो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट लिक्विड है, उसके बाद सेकेंड लिक्विड है, और उसके बाद थर्ड लिक्विड है। तो इस लिक्विड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, इस वाले के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेट्स इसको म्यू1 बोल दो, इसको म्यू2 बोल दो, और ये है 3/2। और यहाँ जो लिक्विड डाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। और बेटा ये आई एयर में, आई कहाँ पर है? एयर में। ठीक है, आई जो है वो एयर में, यहाँ पर एयर, एयर के लिए हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? इसको म्यू नॉट बोल देता हूँ, वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो बेटा जितने भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं ना, वो हमेशा जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है ना उसके रेस्पेक्ट में रहेंगे। ठीक है ना, म्यू1 रिलेटिव इज म्यू1 अपॉन म्यू नॉट, म्यू2 रिलेटिव इज म्यू2 अपॉन म्यू नॉट, म्यू3 रिलेटिव इज म्यू3 अपॉन म्यू नॉट। समझ आया? क्लियर? सर म्यू 1 अपॉन म्यू 2 नहीं करेंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वर वाला जो मीडियम है ना उसके रेस्पेक्ट में लेना होता है। ठीक है, क्लियर? यस हाँ जी, तो बेटा अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दे रखा है कि ये जो फर्स्ट वाला मीडियम है ना, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है ये है 8 सेंटीमीटर, सेकेंड वाले मीडियम की 9 सेंटीमीटर है, और उसके ऊपर वाले मीडियम की 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पर आपको बोलना है कि ये जो बॉटम पर जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, इसका इमेज कितनी डेप्थ पर दिखाई देगा। ठीक है, फाइंड द डेप्थ of the object observed by eye। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। यस, ट्राई दिस, कितनी डेप्थ पर दिखाई देगा? ठीक है, अपेरेंट डेप्थ फाइंड करना है, ना कि शिफ्ट। तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला तो आपको पता है, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू रिलेटिव।
लेकिन यहाँ पर हर एक मीडियम के अलग अलग डेप्थ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी थिकनेस गिवन है और सबका म्यू रिलेटिव आप एयर के रेस्पेक्ट में आप फाइंड कर सकते हो, है ना, क्योंकि ऑब्जर्वर एयर में है। ओके बेटा, सॉल्व करो इसको आराम से। गुड, मेरे पास आंसर्स आ गए हैं काफी सारे, विल चेक इट। चलिए चेक करते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पर बोलूंगा डी अपेरेंट, अपेरेंट डेप्थ, तो मैंने बोल दिया कि ये फर्स्ट 8 सेंटीमीटर वाला D1 है, 9 सेंटीमीटर वाला D2 है और ये वाला D3 है। वैसे टोटल डेप्थ क्या होना चाहिए, टोटल डेप्थ तो होना चाहिए 21, बट अभी दिखाई कितना देगा वो हम देखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे D1 अपॉन म्यू1 रिलेटिव प्लस D2 अपॉन म्यू2 रिलेटिव एंड D3 अपॉन म्यू3 रिलेटिव। रिलेटिव किसके रेस्पेक्ट में बेटा, एयर के रेस्पेक्ट में, है ना। ओके, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली अपन लिख लेते हैं 8 डिवाइड बाय 4/3 प्लस 9 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2/1। चलिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यस 6 प्लस 6 प्लस 2, है ना, 14 सेंटीमीटर। मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो आई को सिर्फ खुद से 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दिखाई देगा। तो कोई पूछे कि अपेरेंट शिफ्ट कितना होगा, तो अपेरेंट शिफ्ट विल बी 7 सेंटीमीटर, करेक्ट। क्लियर, कोई दिक्कत? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, शिफ्ट भी बता सकते हो। तो शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट इज इक्वल्स टू डायरेक्टली आप D1 प्लस D2 प्लस D3 कर सकते हो यहाँ पर, माइनस D1 अपॉन म्यू1 प्लस D2 अपॉन म्यू2 प्लस D3 अपॉन म्यू3। और इन दोनों की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो ये 21 है, ये 14 है, तो 7 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो गया। क्लियर, इजी, समझ आया? ठीक है, सिंपल, फिनिश। यस बेटा, वही फॉर्मूला यूज किया ना बेटा, एक ही बात है क्रिस्टी, हमने वही किया है, ठीक है ना, बस लिखने का तरीका अलग है। ओवर बेटा, ऑप्टिकल फाइबर हम डिस्कस कर चुके हैं क्या, ऑप्टिकल फाइबर? नो सर। या यहाँ पर नीचे ये म्यू3 एक आना चाहिए था मिनट ना, मैंने एक बोला। मिनट। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे ऑप्टिकल फाइबर पर। ऑप्टिकल फाइबर होने के बाद प्रिज्म। तुम्ही जाऊ शकता अंगो केली की लपकन निघाल डन सर, थैंक यू। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर। Part 1. ऑप्टिकल क्या हुआ बेटा? Can you just show the upper question once? मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता या ले लो। सर क्वेश्चन थोड़ा दिखा दीजिए ना, मेरा थोड़ा क्वेश्चन का डायग्राम बच गया था। ओके ठीक है, यस सर, डन। डन, नाइस। सर क्या हम आगे बढ़े?
यस सर। ओके, तो नेक्स्ट बेटा आप लिखिए ऑप्टिकल फाइबर। बेटा ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, देखो ये ना एक एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशन है, और इसका हमारी ना लाइफ में बहुत जबरदस्त यूज है। मतलब आप समझ लो कि इसने हमारी लाइफ को बहुत फास्ट बना दिया है। जो आपके घर पे आपने सुना होगा फाइबर नेट सुना है? हेलो, यस सर। फाइबर नेट जो आपके घर में या इंटरनेट कनेक्शन आता है, वो यदि फाइबर नेट के थ्रू है, इसका मतलब वो बहुत फास्ट है, आपको बहुत अच्छी स्पीड देता है, 100 Mbps की स्पीड आसानी से दे पाता है। सो बेटा जो फाइबर नेट है ना, उसमें जो वायर यूज होता है वो ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड है। आपको दिखता तो ब्लैक वायर है, लेकिन उसके अंदर जो है वो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है क्या, जो ब्लैक कलर की कोटिंग दिख रही है, ब्लैक कलर की कोटिंग दिख रही है। लेकिन होता क्या है उसके अंदर ना, एक यहाँ पर बीच में बीच में एक सिलेंडर होता है ग्लास का। मतलब आप समझ लो कि पूरी ग्लास का सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, सॉलिड सिलेंड्रिकल ट्यूब इस तरह की। या फिर मैं इसका प्रॉपर डायग्राम बनाऊं तो मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ। सिलेंडर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है एक सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है ना, पूरा कांच का बना हो, मतलब कांच का नहीं होता, पॉलीमर का होता है, लेकिन वो ग्लास जैसा होता है, ठीक है। इट इज लाइक अ ग्लास। इनिशियली ये ग्लास का ही होता था, लेकिन ग्लास क्या है, ब्रेक हो जाता है, इसलिए फिर धीरे धीरे ये पॉलीमर्स का ऐसा डेवलप किया है, जो ग्लास की तरह ही प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। इट इज कम्प्लीटली सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। अब इस सॉलिड सिलेंडर के ऊपर ना क्लेडिंग की जाती है। क्लेडिंग बोले तो एक ऐसी पॉलिश जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है। आर यू गेटिंग? सो एक यहाँ पर पॉलिश कर दी, दिस पॉलिश इज हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर देन द ग्लास ट्यूब। समझ रहे हो, जो ये ग्लास है ना अंदर सिलेंडर, उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक पॉलिश किया है यहाँ पर, या क्लेडिंग की है वी कैन से, इस टाइप से। तो यहाँ पर भी मतलब चारों तरफ है ना, चारों तरफ कंप्लीटली इस पूरे सिलेंडर की वॉल्स पर ऐसे पॉलिश कर दी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेसर देन दिस ग्लास, और वी कैन से दिस पॉलीमर। ओके, तो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है, और उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं ना, उससे उसके ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। मतलब कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल वगैरह जो भी है, जैसे कि वो ब्लैक कलर का जो भी कवर देखते हो, वो कवर है इसके ऊपर, ठीक है, ऊपर वो कवर है। इस तरह से ये अंदर का कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना, मतलब बाहर से कोई भी लाइट इसमें एंटर नहीं कर पा रही है अब। यस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर। अभी ऑप्टिकल फाइबर कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये पूरा एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका एक बार रेफरेंस एक्सिस इस तरह से कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। लेट से कोई लाइट रे आ रही है, तो ये लाइट रे एक सिग्नल आ रहा है, ये इनकमिंग सिग्नल है। जो सिग्नल यहाँ पर से एंटर करता है, तो बेटा यहाँ से एंटर करने के बाद क्या होगा, इस तरह से जाएगा अंदर और यहाँ टकराएगा। बेटा यहाँ पर इसको इस तरह से इंसिडेंट किया जाता है कि ये ना क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट हो। बेटा यदि यहाँ का एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होकर ये यहाँ से इधर जाएगी, फिर यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो फिर से इधर जाएगी। इस तरह से क्या होता है, ये सिग्नल कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्ट होता जाता है, और जहां इसको भेजना चाहते हैं, चाहे वो कितने भी हजारों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, आसानी से भेजा जा सकता है। और क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, इसलिए वहां पर क्या होता है, मिनिमम लॉस होता है, बहुत ही कम लॉस होता है सिग्नल्स का। समझ रहे हो, तो मतलब बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सिग्नल्स को हम बिना किसी डिस्टॉर्शन के भेज सकते हैं, बिना किसी लॉस के भेज सकते हैं। समझ में आ रहा है? यदि आप इसकी जगह यदि पहले की तरह वायर यूज करते, बेटा वायर में क्या होता है, वायर में तो बहुत ज्यादा क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि उसमें मेटल्स होते हैं, कॉलिजन्स होती हैं। आर यू गेटिंग?
उसकी वजह से क्या हो जाता था, बहुत ज्यादा लॉस हो जाता था। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर को यूज करने से एकदम मिनिमम लॉस के साथ, मतलब बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इजीली ट्रांसमिट किया जा सकता है। आर यू गेटिंग? क्या आप ऑप्टिकल फाइबर केबल समझ पाए? Sir, यस। since the light is traveling in a glass and which has a very high refractive index and is reflecting several times, is it Yes. slower than a conventional electric fiber? बेटा सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फाइबर मतलब हम लोग ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल फाइबर। ओके, सो इट इज, वी कैन से इट इज द Give a मोस्ट comparison of एफिशिएंट metals. वे compared to metal. Obviously this is most efficient. Okay, So what metals are about not speed? Is it that much slower or efficient. faster? It is faster. बेटा लाइट की Okay. स्पीड से जा रहा है। आप खुद सोचो कि किसी मेटल के अंदर यदि लाइट जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड से जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चल रहे हैं उस तरह से चलेगा, राइट? कॉलिजन्स भी होंगी, एग्री? Yes. हेलो, Resistance. या तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यदि सिग्नल जाएंगे तो वहां पर रेजिस्टेंस होगा, वहां पर कॉलिजन्स होंगी, तो ऑब्वियसली स्पीड उतनी तेज नहीं होगी। लेकिन लाइट लाइट यू कैन से सन से लाइट कितना कम टाइम में, है ना, ऑलमोस्ट वी कैन से 8 मिनट्स में सन से लाइट कहाँ तक आ जाती है, अर्थ तक आ जाती है, राइट? इतनी लाइट की Yes. स्पीड होती है। 8 minutes. तो बेटा इतनी तेज स्पीड से यदि सिग्नल जाएंगे तो ऑब्वियसली वो मोस्ट एफिशिएंट एंड फास्टर होंगे, राइट? करेक्ट? Yes. इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, है ना, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, ये इसकी खास बात है। ओके, हाँ सर जो सेकंड रिफ्लेक्शन होता है वो भी क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर ही होगा, लाइक हाँ जब बेटा, बाउंस बैक क्योंकि ये होती सब तो है। पैरेलल है ना। हाँ बेटा, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर ही होगा, पूरे में रिफ्लेक्शन कंटिन्यूअसली होते जा रहे हैं, ठीक है? तो लाइक इट इज डिजाइन लाइक दैट या फिर उसका कोई रीजन है? लाइक इट इज डिजाइन लाइक दैट, इट इज डिजाइन लाइक दैट, ठीक है? अच्छा, ओके सर। क्लेडिंग जो की है ना, या ये इसी तरह की पॉलिश है, इसको इसी तरह से बनाया गया है बेटा कि ये इंटरनल रिफ्लेक्शन करे, ठीक है? तो सर इससे स्टार्टिंग और एंडिंग कितनी भी दूर, बेटा ये है ना, ये तो मैंने ऐसे ही दिखाया है, ऐसा बहुत दूर तक होता है, ठीक है? हेलो, या बट तो सर सबसे पहले तो स्टार्टिंग एंडिंग रिफ्लेक्ट जैसा कुछ बेटा यहाँ मैंने जस्ट आपको शो किया है, ठीक है? हेलो, या फर्स्ट मतलब जहां पर एंटर कर रहा है ना वहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन, सिंपल। उसके बाद हर जगह क्या होगा, उसके बाद हर जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेटा यहाँ जल्दी से आप लिख लो, इट इज ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन, ऑप्टिकल फाइबर is based on the principle of total internal reflection. It is used to transmit, or you can send भी लिख सकते हो इजी लैंग्वेज में, the signals, the optical signals from one place to a very far, या far place लिख लो चलेगा, place efficiently with high speed, efficiently with a faster speed, ठीक है? तो बहुत ही स्पीड से आप किसी भी जगह इजीली सिग्नल भेज पाते हो, ठीक है? यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। तो बेटा आप क्या करोगे, देखो यहाँ ये जो है ना सिलेंडर, इसके लिए आप यहाँ पर लिख लेना बेटा 1, और इस क्लेडिंग के लिए, जो क्लेडिंग है ना जो सिल्वर कलर की मैंने ड्रॉ की है, उसके लिए आप लिख लेना μ2,
तो डेंसर से रेरर यानी कि म्यू2 इज लेस देन म्यू1। ओके, क्लेडिंग के लिए आप क्या लिखोगे बेटा? क्लेडिंग के लिए आप म्यू1 लिखोगे, सॉरी म्यू2 लिखोगे। सॉरी उल्टा लिख दिया। और नहीं, सही है, एकदम करेक्ट है ना, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। या डेंसर से रेरर में जाती है तो TIR हो जाता है, तो डेंसर इज म्यू1। फाइन, अच्छे से समझ में आया? तो देखो, नेचुरल फिनोमेना को भी ह्यूमंस ने अपने काम के लिए यूज कर लिया, है ना? So can you show what you have written above the diagram? ठीक है, it is based on the principle of TIR, total internal reflection. वो कोई दूसरी डायरेक्शन में नहीं हो, कंटिन्यूअसली इस तरह से कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शन होता रहता है और फार प्लेस पर पहुंच जाता है, फाइनल को डिटेक्ट कर लेता है और उसको दूसरे सिग्नल्स जैसे भी रिक्वायर्ड होते हैं उसमें कन्वर्ट करता है। ओके, डन सर तो वो जो रिफ्लेक्टेड रेस बेटा है, जल्दी से इसको। सर जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो इंसिडेंट रे जैसे भी काम करेगा ना फिर अंदर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर? मतलब मैं समझा ही नहीं आपके क्वेश्चन का मतलब वो अभी हमको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा चाहिए ना, तो जो एक रे है उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा ना, वो एक इंसिडेंट काम करेगा ना जो बीच वाला रे आपने ड्रॉ किया। बेटा बेटा जितना इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, तो उसके बाद पैरेलल है सब कुछ, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होंगे, तो कंटिन्यूअसली थीटा 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 एंगल रहेगा उसके बाद, तो ठीक है, सेम एंगल। बेटा ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यू कैन सी हियर, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग पॉलिश नहीं है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पॉलिश है, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अंदर वाले सॉलिड सिलेंडर से कम है। तो बेटा म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2 लिखो, चाहे म्यू2 इज लेस देन म्यू1 लिखो, बात तो वही है ना, एक ही बात है ना। हियर म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2 ना। हेलो बेटा, यहाँ पर आप सोचोगे एक सर मिरर भी तो लगा सकते थे, है ना? आप यही सोचोगे ना सर मिरर भी लगा सकते थे। मिरर में यस, लॉस होता है बट लेकिन बेटा मिरर क्या करता है? मिरर, हाँ, मिरर एब्जॉर्प्शन थोड़ा ज्यादा करता है, लेकिन इस वाले में एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, बहुत रेयर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इट इज मोस्ट एफिशिएंट वे। यस, और कुछ बोल रहे थे? हेलो, चलिए, सो आई होप ये आपको समझ में आएगा। बेटा ये इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये आपको स्कूल एग्जाम जाता है, ठीक है, तो अच्छे से एनसीईआरटी से इसको रीड करके और फिर इसका आंसर लिखना है, ठीक है, एग्जाम में। जल्दी से लिख लीजिए बेटा, प्रिज्म। प्रिज्म, ओके। प्रिज्म क्या होता है बेटा? कोई बताएगा प्रिज्म क्या होता है? द अपर पार्ट। सर एक या ट्रायंगुलर ब्लॉक होता है जिसमें से लाइट यस, लाइक इट ब्रेक्स इनटू ऑल ऑफ इट्स कलर्स। बिल्कुल Structure ऐसा हम field बोल है। सकते हैं ना। हम्म, तो मैं बोल सकता हूँ, देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, है ना। लेट्स से इस तरफ से एक ट्रायंगल है और ये पूरा इस तरह से बना दिया मैंने, है ना, ये
तो बेटा क्या होगा, इसमें जो ये सरफेस दिख रही है ना, यहाँ से लाइट रहेगी, अंदर से रिफ्रैक्शन होगा और फिर वो यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ग्लास का बना हुआ एक, मैं कह सकता हूँ कि एक वी कैन से ट्राइंगुलर ब्लॉक बोल सकते हैं ना, या फिर हम पिरामिड भी बोल सकते हैं। तो जैसा भी अलग अलग शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही शेप का हो, ठीक है। या सो वी कैन से कि ऐसे ट्रायंगुलर ब्लॉक से जब कभी भी लाइट रेज जो है वो एंटर करती है, तो वो क्या होता है, दूसरी सरफेस से बाहर निकलती है ना। तो हम लोग यहाँ पर जल्दी से लिख लेते हैं। प्रिज्म क्या होता है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। मीडियम यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जैसे कि ग्लास हो सकता है, whose refractive index sorry, whose refracting surface, not index, surface are not parallel, समझ रहे हो, surfaces are not parallel। यदि पैरेलल होती तो उसको ग्लास स्लैब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पैरेलल नहीं होती है, किसी एंगल पर होती है, इसलिए इसको हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। बट आर inclined to each other, inclined मतलब एक दूसरे से एंगल बना रही है, to each other, ठीक है। आई मीन टू से यहाँ पर हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, एक प्रिज्म हो गया। तो लाइट रे यदि यहाँ पर एंटर करेगी तो ये इंसिडेंट रे है। तो बेटा सरफेस से हम लोग हमेशा क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ना। तो नॉर्मल कैसा आएगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो वो इस तरह से कुछ आएगा। तो मान लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, यहाँ से लाइट रे टुवर्ड्स जो नॉर्मल बेंड होती है तो वो कुछ इस तरह से जाएगी, ये एंगल R1। फिर यहाँ पर आप परपेंडिकुलर टू सरफेस आप क्या करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे फिर से। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए इस तरह से, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ लाइट रे क्या होगी, इमर्ज होगी, यानी कि बाहर। ओके, तो ये बेटा यहाँ वाला एंगल में लेट से R2 लिख लेता हूँ, तो यहाँ से बाहर निकलेगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होगी, तो इस तरह से कुछ, तो ये E हो गया, क्लियर। और बेटा जो तो इंक्लाइन प्लेन जो है, दोनों इंक्लाइन सरफेसेस हैं जहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है, उनके बीच के एंगल को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल ए से। इज इट फाइन बेटा, क्या आप इसको समझ पाए? दैट्स ऑल, एक सिंपल सी चीज है। ये क्या है, इंसिडेंट रे। ये इस रे को हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, ओके। और जो ए लिखा है, ए क्या है, हाँ बेटा। सर वो बीच का रे स्ट्रेट नहीं होता ना, थोड़ा सा नीचे होगा ना। क्या बेटा, बीच सर का वो रे जो कैसा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन एंगल, है ना। वो कैसा भी हो सकता है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेट नहीं भी हो सकता है। मैंने बस ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ किया है बस, है ना। कैसा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि सरफेस कितने एंगल पर इंक्लाइंड है और व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। आप बस ऐसे ही ड्रॉ कर लो, आपको इतना नहीं सर, सोचने की जरूरत क्योंकि नहीं। रिफ्रैक्शन होगा ना, रिफ्रैक्शन नॉर्मल की तरफ। हाँ तो रिफ्रैक्शन हुआ ना बेटा, रिफ्रैक्शन हुआ ना, इसीलिए तो ये लाइन जो है वो क्या नहीं है, एक ही लाइन के अलॉन्ग नहीं है। देखो ना, आई और आर अलग अलग है ना, यस दिख सर, रहा है यस। सामने, ओके ठीक है। सर कैन यू प्लीज रोल अप? हाँ बेटा बोलिए, हाँ जी।
नोट किया? यस सर। बेटा R1 R2 की इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है हर्षिल? कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है? R1 और R2 में अभी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? लेकिन ज्योमेट्री से एक रिलेशन हम लोग डेवलप करेंगे, मतलब डेराइव करेंगे। हर्षिल, मैंने बोला कि R1 R2 की इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना? क्या हम चले आगे? नोटेड ऑल ऑफ यू? यस सर। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिए एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब इंसिडेंट रे और फाइनली इमर्जेंट रे में कितना एंगल बनता है दोनों की डायरेक्शन में। तो दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। हमने कई बार देखा है एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ भी फिर से देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लेता हूँ इस तरह से। तो मैंने थोड़ा बड़ा ही ट्राइंगल लिया है ताकि हम इजीली अच्छे से ड्रॉ कर पाए डायग्राम। एक लाइट रे लेट से इस तरह से आई एंड यहाँ पर नॉर्मल दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, इसको आई एंगल बोल दिया। लेट से रिफ्रैक्शन के बाद ये इस तरह से जाती है और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर इमर्जेंट रे विल बी समथिंग लाइक दिस। ये ई ड्रॉ कर दिया, ये आई ड्रॉ कर दिया, इस वाले एंगल को R1 बोल दिया, इस वाले एंगल को R2 बोल दिया, ठीक है? हम चाहें तो देखो इंसिडेंट रे को हम लोग थोड़ा सा आगे तक क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इंसिडेंट रे को लेट से मैंने आगे एक्सटेंड किया, ये मैंने इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है? ओके, और इमर्जेंट रे को भी मैं एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है? बेटा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को एक्सटेंड करूंगा तो इन दोनों में जो एंगल है, इन दोनों की डायरेक्शन में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है? ऑब्वियसली ना, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे चली गई, तो इन दोनों में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। सिंपल, क्लियर? बात समझ पाए? किसी को कोई दिक्कत? अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपल सी बात है बेटा, देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, कैन यू टेल मी? टोटल एंगल है आई और यहाँ पर बन रहा है R1, तो ये बेटा हो जाएगा I माइनस R1, ठीक है? इसको मैं लिख लेता हूँ बेटा θ1 और इस वाले को मैं एक बार के लिए θ2 लिख लेता हूँ। तो θ1 इज I माइनस R1, θ2 इज इक्वल्स टू E माइनस R2। डू यू एग्री? क्या आप इस चीज को एग्री करते हो? हेलो, दो क्रॉस लाइन Yes, है, sir. ये एंगल ई है तो ये टोटल एंगल हाँ ई होना चाहिए। तो θ2 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ई, θ1 प्लस R1 इज इक्वल्स टू आई, इसलिए θ1 इज इक्वल्स टू I माइनस R1, θ2 इज इक्वल्स टू E माइनस R2। और हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं ट्राइंगल की, क्या बेटा? टू इंटरनल मतलब टू इंटरनल एंगल्स का सम किसके बराबर होता है बेटा? एक्सटर्नल एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब फ्रॉम ज्योमेट्री वी नो, हम क्या जानते हैं? वी नो θ1 plus θ2 is always equal to
एक्सटर्नल एंगल यानी कि डेल्टा। बचपन में पढ़ा है आप लोगों ने? यस, आपने Yes, कभी sir. पढ़ा है ऐसे कि देखो, या यदि ये θ1 है, ये θ2 है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ना, ये डेल्टा है, तो θ1 और θ2 का सम इस डेल्टा के बराबर होगा। ये मैथ्स में पढ़ते हैं हम लोग बचपन में। तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू डेल्टा। ओके, नाउ व्हाट कैन वी डू? हम लोगों को तो डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो θ1 की वैल्यू i माइनस r1, θ2 की वैल्यू e माइनस r2 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हेंस यहाँ पर आप डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हो, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू i माइनस r1 प्लस e माइनस r2। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे और लिखना चाहें तो डेल्टा इज इक्वल्स टू i प्लस e, माइनस वाले एक साथ ले लो, r1 प्लस r2। क्लियर? आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना है, आपको फाइनल फॉर्मूला याद रखना होगा, वो मैं डेराइव करूंगा। ठीक है, यस। सो अब मैं एक और चीज कर सकता हूँ, और वो एक और चीज क्या है बेटा? जो छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है ना, उस वाले को ले लेते हैं। तो बेटा ये वाला एंगल ए है, ठीक है, और यहां से आप देख सकते हो, यहाँ से जो नॉर्मल जा रहा था वो नॉर्मल यहाँ था, और यहाँ पर नॉर्मल इस तरफ था। बेटा ये एंगल R1 था, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस R1। और ये वाला एंगल R2 था, तो बेटा ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस R2। क्लियर? और हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? वी नो, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि a प्लस 90 डिग्री माइनस R1 प्लस 90 डिग्री माइनस R2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, सबको पता है ना? ये 90 प्लस 90 180 से 180 कैंसिल, तो यहाँ से पता चल रहा है कि a इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। मतलब आप कभी भी R1 प्लस R2 की बात करें तो ये a के बराबर होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख लेंगे? a लिख लेंगे। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू i प्लस e माइनस a। क्लियर? तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये आ गया एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ई एंगल ऑफ एमर्जेंस। और ए है एंगल ऑफ प्रिज्म। ओवर, फिनिश, खत्म। ठीक है, तो आपको तो किसी भी हाल में ये फॉर्मूला याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पूरा ज्योमेट्री से सॉल्व किया है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, या नोट किया? करो, नोट करो जल्दी से। आपको जो ब्रैकेट में लिखा है ना, याद रखना है। सर Sir, can you go to that sum where we did that liquid wala? Liquid 1, 2, 3. ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंड ऑल थिंग। ऑप्टिकल फाइबर का नहीं, ऑप्टिकल फाइबर का कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा।
एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपकी स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार थ्योरेटिकली भी पूछ लिया जाता है, इसलिए बताया। ठीक है सर सर नाउ यू कैन गो देयर प्लीज। वो लिक्विड वाला नहीं सर, जो लिक्विड वाला सम किया, हाँ ये वाला। सर यहाँ पे अब अगर हम रेज ड्रॉ करेंगे तो रिफ्रैक्शन कैसे हुआ है यहाँ पे? बेटा रेज को छोड़ो, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट, दैट्स ऑल। हर जगह ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, यस सर हम बट लोग विद अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज है, तो हम इतना नहीं कर सकते। दैट्स ऑल। आप सी द कॉन्सेप्ट याद रखो बेटा, है ना? दैट विल बी बेटर फॉर अस एंड वी कैन सेव द टाइम आल्सो। ओके सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे हम डायरेक्टली कर रहे हैं ना, अपरेंट डेप्थ 1 + 2 + 3 एंड देन वी गेट द आंसर। हाँ डायरेक्ट, यस यस यस। सर तो वो राइट कैसे होगा? क्या सर मैं पूछ रहा हूँ वो वाला राइट कैसे होगा डायरेक्ट एडिशन? मुझे वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है अंडरस्टैंड में, कैसे ऐड करके आंसर आ गया? बेटा फर्स्ट मीडियम से कुछ अपेरेंट डेप्थ आएगा, सेकंड मीडियम की वजह से भी कुछ अपेरेंट डेप्थ आएगा, थर्ड की वजह से भी कुछ अपेरेंट आएगा, है ना? समझ रहे हो? तो सबको ऐड कर लेंगे शिफ्ट होते रहेगा तो ओवरऑल हमें अपेरेंट डेप्थ मिल जाएगा। उसमें गलत क्या है? हाँ हेलो सर। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि बेटा अगर हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करना इज डिफिकल्ट फॉर अस, डायग्राम ड्रॉ करना इज डिफिकल्ट फॉर अस। ठीक है, देखो यहाँ से मैंने एक रे को ऐसे भेज दिया सीधा सीधा, और ये आई है, अब एक लाइट रे यहाँ से आएगी, यहाँ रिफ्रैक्ट होगी, फिर यहाँ से थोड़ी और रिफ्रैक्ट होगी और ये आई में जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ पर थोड़ी और रिफ्रैक्ट होगी और यहाँ पर थोड़ी और रिफ्रैक्ट होगी और आई में जाएगी इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ाओगे तो उसका कुछ डायग्राम ऐसे कुछ ऊपर दिखाई देगा। वन रे से नहीं ठीक है, कर सकते? वहां पर वन रे से क्या वी कैन नॉट मेक अ नहीं, डायग्राम यहाँ पर इन मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होंगे ना, एक से ज्यादा रिफ्रैक्शन होंगे ना। हेलो, यस सर यस सर यस। एक से ज्यादा रिफ्रैक्शन होंगे, ठीक है? तो अब प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करना मुश्किल है क्योंकि हर जगह हम स्केल और पेंसिल लेके नहीं बैठ सकते ना बेटा। ठीक है, यस सर। तो अब डायरेक्टली ये याद रखो कि फर्स्ट मीडियम से पास होगा तो कुछ ना कुछ होगा, सेकंड से भी होगा और थर्ड से भी होगा, तो जितना भी शिफ्ट होगा उन सबको हमने टोटल डेप्थ में से माइनस कर लिया, दैट्स ऑल। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमने सारी की अपेरेंट डेप्थ जो है वो ऐड कर ली। हाँ बोलिए सर अपरेंट वेलोसिटी में अपन ने यू रिलेटिव को अपना डिफरेंशिएट नहीं करता वैसा क्यों? मतलब उसको डिफरेंशिएट नहीं करते हम लोग? डिफरेंशिएशन की जरूरत कहाँ है? हेलो, नहीं अपरेंट वेलोसिटी में अपन ने वो वेलोसिटी ढूंढने के लिए अपन ने क्या था ना डिफरेंशिएट, तो हम लोग म्यू रिलेटिव को डिफरेंशिएट नहीं बेटा कर मैंने तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैंने तो सर बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, इसलिए हम लोग डायरेक्ट रिलेशन उनमें एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, v apparent इज इक्वल्स टू v अपॉन म्यू रिलेटिव। ठीक है, ओके। मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि जो डिस्टेंसेस का रिलेशन है, डेप्थ का रिलेशन है, वही वेलोसिटीज का रिलेशन होगा। ठीक है, तो सर हमको अपरेंट वेलोसिटी से मालूम किसका पड़ता है? मतलब किसकी वेलोसिटी मालूम पड़ती है हमको? इमेज यार की? तुम एयर में हो और पानी के अंदर एक मछली है, पानी के अंदर मछली तैर रही है, तो मछली की वेलोसिटी तुम्हें कितनी दिखाई देगी? तो वो अपेरेंट वेलोसिटी होगी। और तुम खुद भी यदि पानी के अंदर चले जाओ तो तुम्हें मछली की डिफरेंट वेलोसिटी दिखाई देगी। समझ आया? ओके, तुम भी पानी में हो, मछली भी पानी में है, तो तुम्हें जो वेलोसिटी दिखाई देगी दैट इज एक्चुअल वेलोसिटी। लेकिन तुम बाहर एयर में हो और मछली पानी में है, तो मछली की वेलोसिटी जो तुम्हें दिखाई देगी दैट इज अपेरेंट वेलोसिटी। ओके, तो सर हमको ऑब्जेक्ट अपेरेंट मतलब आपको कितनी बेटा खुद से सोचना। देखो वाटर के अंदर यदि आप हो और मछली भी वाटर में,
तो आपको जो वेलोसिटी दिखेगी वो एक्चुअल है, क्योंकि दोनों सेम मीडियम में है ना। लेकिन मछली पानी में और तुम हवा में हो, तुम एयर में हो, तो तुम्हें जो वेलोसिटी दिखाई देगी दैट इज अपेरेंट वेलोसिटी, क्योंकि मीडियम डिफरेंट है। ओके यस। एक लाइन वो दिखाओ ना, आपने जो पता है लिखा था वो ये स्लैब वाला, आपने दिखाया था कि टी अपॉन यू रिलेटिव डी डैश का डेरिवेशन क्या था? ये नहीं सर, इसके ऊपर, हाँ एग्जैक्ट वो डेरिवेशन का ना, डेल्टा एक्स का, उसमें वो डी डैश आपने कैसे निकाला? मतलब हाँ ये लिखा हुआ है साइड में। हाँ, तो सर उसमें जो डिस्टेंस होगा वो तो x1 से कम होगा ना? बेटा वो कम हो गया ना ऑलरेडी, देखो ना तुम। हेलो, हाँ, वो कम हो गया ऑलरेडी, देखो। एक्चुअल डिस्टेंस t आना चाहिए था, लेकिन t अपॉन म्यू रिलेटिव हो गया, तो मतलब वो कम हुआ ना। कितने से कम हुआ? तो देखो नीचे डेल्टा x फाइंड कर लिया, तो t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, इतने से कम हो गया वो। ठीक है, तो x1 में कम हुआ, भी अपन यहाँ पे x1 लिखा था इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। बेटा वो ना तो x1 में कम हुआ ना x2 में कम हुआ, वो t में कम हुआ, वो सिर्फ t में कम हुआ। पहले t डिस्टेंस टोटल होनी चाहिए थी, है ना, t डिस्टेंस टोटल होनी चाहिए थी, क्योंकि थिकनेस ऑफ स्लैब t है। लेकिन देखने पर हमें कितनी दिखती है? हमें t अपॉन म्यू रिलेटिव ही दिखती है। तो जो भी कम आया वो t में कम आया, ना x1 में कम हुआ ना x2 में। जो भी कम हुआ वो t में कम हुआ। बट सर हम आपने कहा ना शिफ्ट होता है, तो वो x1 से मतलब डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, वो x1 में कम होगा ना? हाँ 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 हाँ, वो थोड़ा पास। हाँ, तो सर उसमें x1 को अपन d डैश में अपन को x1 को चेंज करना पड़ेगा ना, वो पूछ रहा हूँ।